आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना दौर में कई शोबे माशी तौर पर मुतासिर हुए हैं, जिन्हें वापस पटरी पर लाने की जरूरत है। इसी जिम्न में पीर को मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने माशी पैकेज का ऐलान किया और कोविड क्राइसिस से निपटने के लिए 8 नुकाती माशी इलाज तजवीज किया है। ये माशी पैकेज कोरोना से मुतासरा शोबे को 1.1 लाख यानी 1.1 लाख करोड़ रुपए का लोन फराहम करेगा। इस लोन गारंटी स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 60,000 करोड़ रुपए दिगर शोबों के लिए अलॉट किए गए हैं। इस ऐलान के एक दिन बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एफएम के इस माशी पैकेज को पैकेज नहीं बल्कि ढकोसला बताया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इस पैकेज को कोई खानदान अपने रहन सहन, खाने, दवा और बच्चे की फीस पर खर्च नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि बार बार माशी मदद की मांग करने वाली कांग्रेस को ये पैकेज ढकोसला क्यों लग रहा है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अंशुल अभिजीत साहब, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान राजू पांडे साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका इस्तकबाल करते हैं। अंशुल अभिजीत साहब, आपके पास ही आते हैं, चूंकि ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। अब सवाल यही उठता है कि बार बार माशी मदद, आर्थिक तंगी की बात कहने वाली कांग्रेस और इस हवाले से सरकार को पर सवालों की बौछार करने वाली कांग्रेस, अब जब माशी हालात को सुधारने के लिए एफएम के जरिए एक पैकेज का ऐलान किया जाता है, तो उसकी आप मुखालिफत करते हैं। आपको ये पैकेज नहीं ढकोसला लगता है, आखिर क्यों? बिल्कुल इत्तेफाक है इस पैकेज से, क्योंकि ये पैकेज नहीं सना जी, ये एक जुमला है। जैसे एक साल पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 20 लाख का जुमले का। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जरूरत है सरकार को अपने खजाना खोलने की, यहाँ पर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की, पर यह तरीका नहीं है। आप लोन के जरिए आप इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को पटरी पे नहीं ला सकते, यहाँ पर मजबूती नहीं दे सकते। और ये एक लोन पैकेज है। अगर आप गहराई में जाएं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्चुअल जिसमें फिस्कल स्टिमुलस जिसको कहते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो मायूस हैं इस वक्त, जिनको बहुत जरूरत है पैसों की, उसमें सिर्फ यहाँ पर जीडीपी से 1% कम है। बहुत ही मात्र में एक दिया गया है, और वो भी जो फूड प्रोग्राम है, जो पहले से ही जिसका ऐलान कर दिया गया था। तो नई बात तो इसमें कुछ है नहीं, या तो इसमें बजटरी एलोकेशन में इसका प्रावधान हो चुका था, या फिर उसके बाद इसका ऐलान हो चुका था। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जब तक आप गरीबों के हाथ में, जो जरूरतमंद हैं, जो मायूस हैं, जो महरूम हैं, जो मोहताज हैं, उनके आप हाथों में पैसा नहीं डालिएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, तब मांग नहीं बढ़ेगी, खर्चा नहीं होगा और उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और ये इस मुल्क की अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। ये तो आपने कोशिश कर दी थी पिछले साल। आपने 20 लाख का पैकेज जो अनाउंस कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐलान कर दिया था। कहां पर कुछ हुआ? कोई फायदा तो हुआ नहीं उसका। देखिए यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इतने नकारात्मक आंकड़े हैं, सब लोग चौंक जा रहे हैं उसको सुन के। आप जानते हैं कि पिछले साल से अब तक करीब 23 करोड़ लोग, एक स्टडी के मुताबिक, आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए एक साल में। अगर पिछले साल का पैकेज कामयाब होता तो फिर ऐसा क्यों होता? ये जरूरत है कि आप जो गरीब है उनके हाथों में पैसा डालिए। मैं आपको एक और बात कहूंगा, अब ऐसा माहौल आ रहा है, बड़ा संजीदगी का माहौल है यहाँ पर, और बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर डिफ्लेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई में अर्थशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई से क्या होता है कि मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से क्या होता है कि लोग अपना उत्पादन ज्यादा करते हैं, उद्योग उत्पादन ज्यादा करते हैं, उससे रोजगार लोगों को मिलता है और खर्चा बढ़ता है। तो रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि डिफ्लेशन हो रहा है, महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपने पेट्रोल और डीजल की भी कीमतें बहुत ज्यादा कर दी हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार बढ़ नहीं रहा है, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, और इसीलिए कंजम्पशन ज्यादा नहीं हो रहा है। और इसलिए हम ऐसे एक चौरस्ते पे खड़े हैं जहां पर हमारा मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क का आर्थिक मुस्तकबिल बहुत गहरे संकट में। ठीक है राजीव पांडे साहब, कांग्रेस का सीधी तौर पर यह कहना है कि जिस पैकेज की बात एफएम साहिबा कह रही थी, उसके जरिए
यानी लोन के तौर पर वो पैकेज का ऐलान किया गया। तो लोन के जरिए कांग्रेस का ये कहना है कि आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता, अर्थव्यवस्था को यानी मईशत को पटरी पर लोन के जरिए नहीं लाया जा सकता। जो लोन लेगा उस पर तो बोझ बढ़ेगा ही ना। सना जी, ये अभिजीत अंशुल जी का व्यू हो सकता है कि लोन से अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकता है, किसी का और भी हो सकता है। इनका कहना है कि फ्रीबीज से आ सकता है। सरकार सोच रही है कि जो हम बिजनेस है, देखिए पूरे देश में अगर आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के जो संकेत हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने सीधा कहा कि जो पिछली बार 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और सारे आंकड़े इतने खराब आ रहे हैं। आप लास्ट 9 महीने से जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस होता है तो कौन लोग प्रोड्यूस करते हैं? एम्प्लॉयर होते हैं, उसमें एम्प्लॉय भी होते हैं। तो देश का ऐसा है कि फ्रीबीज बांटने से इनकी इकोनॉमी ये कहती है, जो कांग्रेस की इकोनॉमी सालों से रही है, कि फ्रीबीज दो, पैसा दो, वोट लो और फिर कंट्री को जाने दो। और यही कारण है कि इन्होंने वाइल्ड बॉन्ड जो दिया, जिसके कारण से आज जो हमारा फिस्कल स्पेस है वो इतना कम है कि इन्होंने जो पाप किए वो आज तक ये सरकार भर रही है तेल के मसले पर। मैं विषयांतर नहीं होने के बावजूद मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सरकार ने कोशिश की है कि 1.21 लाख करोड़ का जो भी एक्सपोर्ट के लिए जो सपोर्ट है, अगर एक्सपोर्ट को सपोर्ट होता है तो दैट मीन्स जो प्रोडक्शन है देश में उसको सपोर्ट हो रहा है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका 4.5 लाख करोड़ का जो उनका क्रेडिट स्कीम है वो कंसेशनल रेट पर मिल रहा है। तो क्या ये छोटी जो कंपनियां हैं, जो मझोले कंपनियां हैं, आपको सना जी ये पता होगा कि हिंदुस्तान में फॉर्मल सेक्टर के साथ साथ बहुत बड़ा वर्ग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। तो ये छोटी छोटी कंपनियां जब अच्छा काम करेगी तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देख लीजिए कि पिछले साल लॉकडाउन होने के बावजूद जो जीडीपी था, जो शुरू में लोगों ने कहा -30%, -40% होने वाला है, -7.7% का हमारा निगेटिव ग्रोथ रहा है। ये फैक्ट है, हम इसको ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आज आप देखिए कि जिस प्रकार से जीएसटी का मैंने आंकड़ा आपको बताया, जिस प्रकार से सारी विदेश से लेकर के देश की जो क्रेडिट और जो इकोनॉमिक फोरकास्ट करने वाली एजेंसी है, सारी एजेंसियां 10 से 12% के आसपास जीडीपी को देख रही है। जिस प्रकार से सेकेंड वेव में केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों के साथ साथ मिलकर के जो काम किया, कि जिस प्रकार का लॉकडाउन भी था लेकिन रोजगार भी चल रहा था, बिजनेस भी चल रहा था। मैं मुंबई से आपके शो में ज्वाइन किया हूं। लेकिन एक आम और वाजिब से सवाल है, एक आम और बुनियादी सवाल ये है राजीव जी कि इस वक्त कोरोना दौर चल रहा है, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनके सामने मुश्किलात हैं, और अगर उन्हें कहा जाए कि आप अभी लोन ले लें और फिर उसके बाद उन्हें बकाया अदा करना होगा, तो उन पर भी तो एक बोझ होगा। जो 1.1 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो अभी वक्ती तौर पर दे रहे हैं, तो उनके पास पैसे कहां से आएंगे जो आगे आने वाले दिनों में वो लोन को चुकता करेंगे? देखिए सना जी, एक बात है कि आप जो सवाल कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जो हैं उनकी स्थिति रियली कोरोना के कारण से पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन सरकार, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे जो मित्र हैं आप कांग्रेस के, जो अभिजीत जी बात कर रहे थे, कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट, हमारी सरकार का स्टेटमेंट नहीं है। एक बात आप जान लीजिए कि ये सरकार जो कर रही है और जिस प्रकार से कर रही है, अगर 20 लाख करोड़ पैकेज का कोई इंपैक्ट नहीं होता तो इतनी जल्दी इकोनॉमी बाउंस बैक नहीं करती। अगर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होती तो आज इतनी जल्दी हम तो और स्थिति में हम रसातल की तरफ जाते हैं। कई बार जब डिबेट होता है तो ये कहते हैं कि विश्व की जितनी भी इकोनॉमी है, केवल चाइना को छोड़ दीजिए क्योंकि वो कोविड एक्सपोर्टर कंट्री है, उसको छोड़ करके देश की सारी जो जितनी भी बड़ी इकोनॉमी थी सब में गिरावट हुआ। मेरा यह कहना है कि सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जितने जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का जो है, तो वो इस मामले में भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप दें, इस जिम्न में भी दें, जो सिर्फ किसानों तक ही महदूद ना रखा जाए। कांग्रेस की मांग। देखिए इस इकोनॉमिक सना जी इस इकोनॉमिक जो डाउन टर्न के बावजूद जो सरकार सब्सिडी दे रही है, जो गैस पे सब्सिडी है, जो तेल पे सब्सिडी है, वो तो सरकार दे रही है ना।
किसान सम्मान निधि सरकार ने दिया है, और उसके साथ में ये एक इकोनॉमिक स्टिमुलेशन की बात हो रही है जिसको ये सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये पिछली बार 20 लाख करोड़ के स्टिमुलेशन का जो इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ा उसको भी सिरे से देखिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो जीएसटी का कलेक्शन है गुड सर्विस का, जबकि दो सेक्टर हमारा बहुत बुरी तरीके से अभी भी खतरे में है। एक है एविएशन सेक्टर और दूसरा है होटल इंडस्ट्रीज जो टूरिज्म का सेक्टर है। ये आज भी बहुत बड़े मतलब स्ट्रेस से गुजरने के बावजूद भारत की इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, तो किसी न किसी मैनेजमेंट के कारण अच्छा कर रही होगी, इनको ये सोचना चाहिए। ठीक है अंशुल साहब, आपका जवाब। जब भारत की इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी ऐसे कह रही कि ऐसे दौर में भी हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। देखिए मेरे मित्र राजीव जी ने जो बात कही, मुझे तो वैसे हंसी आती है अगर इतनी संजीदगी का मामला नहीं होता। देखिए ये इस मुल्क के आवाम की बदकिस्मती है कि इतनी अयोग्य सरकार, इतनी नाकाबिल सरकार यहाँ पर हुकूमत कर रही है और ऐसी पॉलिसी ला रही है जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ये समस्या ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो ये सरकार जानती ही नहीं, उनको पता ही नहीं है केन्स कौन था, केन्सियन प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, जब मंदी आती है तो कैसे हालात होते हैं, क्या करना चाहिए, उनको कुछ मालूम नहीं है। 1 साल से वो प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए कोविड से पहले भी हमारी स्थिति बहुत खराब थी और इन्होंने विदेशी एजेंसियों की बात की। उन्होंने मूडीज ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम तो यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है और इसके कोविड से कोई मतलब नहीं है। पहले ही खराब होती जा रही थी, संकुचन होता जा रहा था, उद्योग हो नहीं रहे थे, मांग बहुत कम थी। ये करीब 5 साल से ऐसा सिलसिला जारी था, तो ये कोई इसमें नई बात नहीं है। और ये सारे सब लोग कह रहे हैं, ये गुलाबी अखबार भी कह रहे हैं, जो गुलाबी अखबार जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो आर्थिक उदारवाद में विश्वास करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी समस्या थी वहां पर। और आप मांग की बात करते हैं, कोई मांग नहीं है, बल्कि इतना ज्यादा पैसा है बैंकों के पास। आरबीआई ने पूछा कि भाई 8 लाख करोड़ आपके पास पड़े हैं, आप देते क्यों नहीं लोगों को? वो कह रहे हैं कि भाई हम कैसे दें, कोई मांग ही नहीं है, यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है। जितनी भी कंपनियां हैं, मैं राजीव अपने मित्र को कह दूं कि सारी डीलेवरेजिंग कर रहे हैं, सब अपना डेट ऑफ लोडिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है कर रहा है, क्योंकि यहां पर मांग नहीं है। और जब मांग नहीं होती है तो कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मांग बढ़ाने का एक ही तरीका है यहां पर कि आप लोगों के हाथ में पैसा रखिए और गरीब से गरीब लोगों के हाथ में पैसा रखिए। और इसीलिए रखिए क्योंकि एक संकट से ये मुल्क गुजर रहा है, और इसलिए भी रखिए क्योंकि अर्थव्यवस्था से निकलना है। और एक नीति है यहां पर, एक नियम है अर्थशास्त्र में कि जो जितना ज्यादा समाज के पायदान में, आर्थिक स्थिति में जो सबसे नीचे होता है, वो ज्यादा खर्च करता है, वो सेव नहीं करता है। तो ये सब ये इस तरफ ये पॉइंट कर रहा है कि आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। उन्होंने ऑयल बॉन्ड की बात करी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते भी हैं कितना ऑयल बॉन्ड दिया है कांग्रेस ने? उस समय कांग्रेस के जब यूपीए की सरकार थी 2003 से 2010 या 14 तक कितना ऑयल बॉन्ड दिया है और कितना सरकार ने उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और कब नेक्स्ट अमाउंट देना है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल है। आपने 20 लाख करोड़ कमाए हैं, ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के 20 लाख करोड़, और आप मुझे बताइए ऑयल बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट अब तक आपने कितना दिया है? जो आप कह रहे भाई ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा बजट इधर से उधर हो गया, आपको तो पता भी नहीं होगा कि कितना ऑयल बॉन्ड दिया। जब मैं सीधा सवाल पूछता हूं, और इतने जितने भी हमारे नकारात्मक आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पर, मांग नहीं है, एक ही उसका तरीका है, वो जानती नहीं है सरकार, तभी तो हमारे कोई उम्मीद नहीं है। और जितने लोग हैं यहाँ जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, ऑपोजिशन को तो सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए ना अंशुल अभिजीत साहब। आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। उम्मीद कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। राजीव पांडे साहब आपके पास आएंगे। बार बार कांग्रेस यही कह रही है कि भाई हाथ में पैसे दीजिए लोगों के, क्या इस जिम्न में सरकार कुछ सोच रही है या नहीं? देखिए इन्होंने कहा कि सारे आंकड़े एकदम खराब आ रहे हैं। मैं अंशुल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है या क्या नहीं? दुनिया की जो सारी इकोनॉमी, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दुनिया का सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है नहीं? ये डायरेक्ट सवाल है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक नहीं है। देखिए इनकी थ्योरी रही है ऐसी कि अब नहीं आप दे दीजिएगा, मैं बस 2-3 बातें कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि ये जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कह रहे हैं कि सरकार इतना खराब कर रही है, आप मुझे बता दीजिए अंशुल जी
कि आपके ही एंटनी साहब थे, उन्होंने कहा था कि आर्मी के लिए हमारे पास 3 दिन का एमुनिशन था। आपके पास, आप देख रहे हैं किस प्रकार का थ्रेट है, कितने बिलियन डॉलर का हमारा आर्म से हुआ है। सुन लीजिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं, अब आप बीच में मत टोकिए। मैं आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। आपके सामने 2 दिन तक के लड़ाई के लिए एमुनिशन नहीं था। दोनों तरफ से 2 फ्रंट वॉर की बात चल रही है। कितने 7 साल में जो भारत की सरकार ने किया, चिनूक से लेकर के और राफेल तक, अटल जी खरीद करके गए सुखोई 30, उसके बाद आपने 10 साल में क्या किया? कितने स्क्वाड्रन आपने 44 स्क्वाड्रन से 32 पर लेकर के खड़े कर दिए। तो देश को और भी तरफ काम है। अभी जो वाइल्ड बॉन्ड की बात आपने की, आपने प्रिंसिपल कितना दिया? मैं कह रहा हूं ये सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो आप 26 के बाद जो कोई भी सरकार रहेगी उसको ये लफड़े में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। आपने हमको ला करके दिया। सुनिए, मेरा कहना है, कितना दिया? आप ये जान रहे हैं कि जिस प्रकार से कोविड की महामारी हुई है। सुनिए, अरे भैया मैं क्या कह रहा हूं ना, आपके टाइम का हम अभी भर रहे हैं कि नहीं, वो आप जनता को बता दीजिए। कितना भर रहे हैं? झूठ बोले हुए बता दीजिए, फिगर की बात नहीं। ऑयल बॉन्ड के कारण से आज सरकार का तेल पर यह असर है कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर आप बता दीजिएगा। आप मुझे बताने दीजिए, फिर आप बता दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं ना, आप हर एक एस्पेक्ट पे आपने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इनको समझ में नहीं आता। अरे भैया, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी महामारी, पूरी दुनिया की यह महामारी है, इस परिस्थिति में भी पिछले 3 साल से आपने देखा है कि किस प्रकार से भारत अपने जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर जो खर्चा हो रहा है, और अगर हमारी इकोनॉमी, हमारे टैक्स कलेक्शन अगर इतना नहीं होता, आपकी सरकार ने 40 साल से ओआरओपी लगा के रखा। मोदी जी की सरकार ने ओआरओपी दिया, 60,000 करोड़ केवल एक टाइम में पे आउट था। आप क्या बात कर रहे हैं, और आप मैक्रो इकोनॉमिक का ज्ञान दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, मेरा कहना है कि आज जो परिस्थिति है उसको मैंने आपको 2 इंडिकेटर दिए, इस दोनों पर मुझे आपका आंसर चाहिए कि क्या दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ कि नहीं? क्या 31 मार्च वाले महीने में 1,41,000 करोड़ रुपए आए कि नहीं? क्या 9 महीने जीएसटी के तहत, क्या 9 महीने से जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख के ऊपर, 1 लाख करोड़ के ऊपर है कि नहीं? और ये चारों इंडिकेटर बताता है कि भारत की इकोनॉमी वापसी कर रही है और बहुत तेजी से इस साल में 11-12% तक जाएगी। और जबकि सेकेंड वेव आने के बावजूद भी हम लोग बहुत तरीके से इकोनॉमी वापस आ रही है। और जो पैकेज दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, इसका जो छोटे और मझले जो व्यापारी है उन पर असर पड़ेगा। देखिए, मेरे मित्र, अगर राजीव जी का अर्थशास्त्र का जो ज्ञान ऐसा होगा तो मुझे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। मैं बताता हूं कि विदेशी निवेश जो आ रहा है वो इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है। इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो लोगों को ये फैसला करना पड़ता है कि हम अपना पैसा, यानी आपका ये कहना है कि हिंदुस्तान में इंटरेस्ट रेट ज्यादा ले रही है सरकार? नहीं, एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए ना। हाँ, दीजिए, आप दीजिए, आपको दिया गया मौका। मैं बता रहा हूँ क्यों पैसा आ रहा है बाहर, और क्यों डाइवर्जेंस है इकोनॉमी में। शेयर बाजार तो ऊपर जा रहे हैं और लोग इतने गरीब क्यों हो रहे हैं, इसकी भी एक वजह है ना, कि मैं बताता हूं उसकी वजह क्या है। बाहर से पैसा जरूर आ रहा है, बाहर में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कम है, इसलिए वजह से पैसा आ रहा है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लोग समझते हैं कि हम पैसा अपना कहां पार्क करें ताकि हमें ज्यादा उसमें मुनाफा हो, तो वो यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी फेडरल बैंक ने ये कहा कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और आपने देखा होगा कि शेयर बाजार एकदम से नीचे गिर गए थे थोड़े से, क्योंकि उसका असर पड़ता है। और आप देखेंगे कि जितने भी टॉप कंपनियां हैं, 1000 टॉप कंपनियां हैं, बहुत उन्होंने पैसा कमाया, क्योंकि दाम, कमोडिटीज के दाम बहुत ज्यादा हो गए, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई। लेकिन ये 1000 कंपनियां हैं सिर्फ, और वो पैसा कमा रही हैं। ये मत सोचिएगा, ये गलतफहमी होगी मेरे मित्र राजीव की, कि ये भारत जो देश हो रहा है ये और मालामाल हो रहा है। कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं, और ये जो अंतर है इन कंपनियों में, कुछ लोगों में और पूरे मुल्क पे और यहाँ के लोगों में जो मुफलिसी फैली हुई है, ये बहुत भारी एक अंतर है। ये देखिए, सरकार तो ये चाहती नहीं, ये सरकार की एक हमेशा मंशा रही है कि हम भाई गरीबों को मारेंगे, गुर्बत को नहीं। तो उनकी हमेशा ये पॉलिसी ही रही है कि भाई गरीबों पे जितना अत्याचार करें, गरीबों का बलि करें। उनकी कोई गरीब नीति तो है ही नहीं, वो गरीब विरोधी नीति है। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, वैक्सीन पॉलिसी देख लीजिए, आर्थिक नीति के बारे में तो कुछ और ही बात है। इनको तो समझ ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसको संभाला कैसे जाए। उनकी वो क्षमता ही नहीं है, उसमें उनको टैलेंट है ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि फिलिप्स कर्व क्या है, वो जानते ही नहीं डिफ्लेशन क्या है, कीन्सियन प्रिंसिपल्स तो समझते ही नहीं। मैं बता रहा हूं ना। और यहां पर जो ये जो फासले दिखाई दे रहे हैं अमीरी और गरीबी में, ये बढ़ते जाएंगे।
और मैं आपको ये आंकड़े दिखा रहा हूं। राजीव पांडे साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस नीति पर चल रही है मरकजी सरकार, केंद्र सरकार, वो और फासले बढ़ाएगी गरीबों और अमीरों के बीच। अब सवाल ये उठता है कि 1.1 लाख करोड़, अभी ये कल की बात कर लेते हैं ना, इस पर ही नजर रख लेते हैं ना, तो इसमें गरीबों को कितना फायदा होगा? फिर वही आ जाता है कि इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाना चाहिए था। कि पैकेज आया नहीं, देखिए कम से कम मुझसे पूछा आपने। नहीं, राजीव साहब से, अंशुल साहब। अच्छा भाई, अभिजीत जी ने एक बात मान ली कि 1000 कंपनियों का बैलेंस शीट स्ट्रांग हुआ है, 1000 कंपनियों का बैलेंस शीट स्ट्रांग हुआ है। इस 1000 कंपनी में क्या राजीव पांडे और अभिजीत जी ही काम करते हैं? इस 1000 कंपनी में जो काम करते हैं काम कर रहा है, उनके शेयर होल्डर को सबको फायदा हुआ। तो कम से कम ये डिबेट में ये मान लिया कि 1000 कंपनी। दूसरी बात सुनिए ना, आपने जो सवाल पूछा मैं बताऊं। वो अपने डेट्स ऑफलोड मेरा ये कहना है जितने भी 14 से पहले ऑफलोड कर रहे हैं, मोदी जी के आने से पहले क्या राहुल गांधी की जो सरकार थी, अरे भाई राहुल गांधी 1 रुपया किसी किसान के बैंक अकाउंट में डाला? सीधा जवाब। राजीव साहब, मौजूदा उस वक्त की सरकार में नहीं, पैंडेमिक भी नहीं आया था, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कोरोना उस वक्त नहीं था, एक बात मैं कह रही हूँ। राजीव साहब, ये भी ध्यान रखिए, आपका जवाब कोरोना के इर्द गिर्द भी होना चाहिए कि कोरोना उस वक्त नहीं था। 1 रुपया भी किसी किसान के अकाउंट में डाला? मैं सना जी एक सवाल पूछ रहा हूं कि 14 से पहले जब इनकी सरकार थी, इन्होंने 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया? ये नहीं कह रहे भाई साहब, हम मनरेगा किसका स्कीम था? प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी जो कहते थे कि 100 रुपया गरीब को देता हूं तो 85 रुपया हमारे लोगों के काम आ रही है ना। ये प्रधानमंत्री ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन काम तो वही आ रही है। राजीव साहब 2014 में कोरोना नहीं था। अभी चूंकि कोरोना की वजह से मईशत जो है पटरी से लुढ़क गई है और उसको पटरी पर लाने की जरूरत है, और इस जरूरत के हवाले से सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि गरीबों को मजबूत करने की कोशिश सरकार की तरफ से आखिर क्यों नहीं की जा रही है? वो लोग जो जिनकी कोरोना से मौत हुई, उनकी मुआवजे को लेकर भी सरकार ने कहा हलफनामा देकर कोर्ट में कि हम तो मुआवजा नहीं दे सकते, अगर हम मुआवजा देंगे तो हम कोविड से लड़ेंगे कैसे? सना जी एक बात कहना, राजीव साहब से जवाब ले लो, अंशुल साहब ने आपके पास आऊंगा। स्टेट की सरकार फॉर्मुलेट कर सकती है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा, मैंने 2-3 बातें आपने कहा कि जो कोविड डेथ है इसके मुआवजा की बात हर स्टेट में सरकार है, हर स्टेट में ले सकती है सरकार ये डिसीजन। अंशुल जी की भी सरकार कई जगह है। सबसे ज्यादा कोरोना इनके राज्य में हुआ, जो महाराष्ट्र जहां से मैं बैठ करके ज्वाइन कर रहा हूं, सबसे ज्यादा डेथ भी हुआ, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। मेरा कहना है स्टेट गवर्नमेंट की भी सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं। सेंटर कलेक्शन जो टैक्स कलेक्शन है, इन्होंने अभी पेट्रोल के प्राइस की बात की, यहां पर 30% पेट्रोल पर जो वैट है वो सरकार का है और 27 रुपए करीब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये उसमें भी ये कम कर सकते हैं। मेरा कहना है कि 14 से पहले कभी किसी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1 रुपया दिया? आपकी सरकार ने, जो राहुल गांधी जी की सरकार चल रही थी 14 तक, तो आपने कभी 1 रुपया किसी किसान को भेजा? मुझे बताइए ना। मोदी जी की सरकार ने 6000 रुपए से शुरू किया है। राजस्थान में अभी कोरोना नहीं होता तो 12 हो गया होता। मैं आपको बता रहा हूं, अब कोरोना के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति पर इंपैक्ट है। अंशुल साहब तब वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं अभिजीत साहब। नहीं, मैं अच्छा हाँ अंशुल जी बोलिए। आप कह रहे हैं कि ना मनरेगा के जरिए तो कांग्रेस की तरफ से दिया गया मदद। देखिए नहीं, मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूं राजीव जी से कि आपने अब तक, आपकी जो आर्थिक नीति ये थी कि आप सप्लाई साइड में फोकस करें, जो इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सप्लाई साइड में इंटरेस्ट रेट आगे पीछे करें, आप चाहते हैं कि जॉब क्रिएशन हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, और आप फिर कहें कि नहीं हम लोन्स भी बढ़ा रहे हैं। ये आपने किया, ठीक किया। गलत सही वो बाद में देखा जाएगा, ये वक्त बताएगा कि गलत किया, इतिहास बताएगा, तारीख बताएगा। अभी तो तारीख ने फैसला कर दिया, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। मेरा ये दरख्वास्त है, ये एक दलील है राजीव जी कि आप वो भी ट्राई कर लीजिए ना। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देके वो भी आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। ये दुनिया भर में पहले हो चुकी है। ये जो कीन्सियन प्रिंसिपल्स होते हैं, जब मंदी होती है तो एक तरीका होता है कि आप लोगों के हाथ में पैसा डालें। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ठीक है। मशवरे दे रही है कांग्रेस। जो बीत गई सो बात गई, गया वक्त तो वापस आ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब राजीव पांडे साहब, कांग्रेस ये कह रही थी कि इतने दिनों से आपने नहीं समझा, नहीं सुना, आप सुनिए और इस पर अमल करिए, लोगों के हाथ में पैसे दीजिए। तो क्या सरकार अभी मौजूदा वक्त में या मुस्तकबिल में इस हवाले से सोच रही है?
देखिए, मेरा एक ऐसा कहना है कि जो सरकार की जो पॉलिसी थी, कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज है उन्होंने घोषणा की है। मैं सरकार का तो प्रवक्ता हूं नहीं, पहली बात। जहां तक इन्होंने कहा कि जब आप सप्लाई साइड और डिमांड साइड की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। इनके टाइम में 11 किलोमीटर पर डे रोड बनता था, अभी 34 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है। सर, आप तो ये फिर भी एक तरीका इनके है टाइम डिमांड में साइड आप से किसी काम और करना। दिन कर लीजिए, वहाँ पर लीजिएगा कंपैरिजन। स्टील वो जो फैक्ट्री बीत को गई फायदा सो हो बात रहा गई ना। है, कॉमन देखिए, वर्कर मैं को मुझे फायदा लगता हो है- रहा हम तो अब बहुत आप क्या खराब है थे। ना, आप अपनी बात करिए ना। आप- राजीव जी और अंशुल जी, आप दोनों का मौक़िफ़ नाज़रीन ने सुना होगा और नाज़रीन को ये मालूम होगा, जो दर्शक है, जो व्यूवर्स हैं, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। जो दर्शक है, जो व्यूवर्स है, वो समझ गए होंगे कि 2014 की अगर उसका, हालांकि कंपैरिजन करना बुरी बात नहीं है, कंपेयर करके ही चीजों को बेहतर बताया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा था, इस दौर में ऐसा है, लेकिन इस वक्त कंपैरिजन करने का वक्त नहीं है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि इस वक्त ये भी है, हमें देखना होगा कि कोरोना दौर चल रहा है, तो कोरोना दौर में मईशत को कितना बड़ा झटका लगा है, ये सबसे अहम बात है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम पर अपना